कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट जो कि चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। और इसके बारे में जानेंगे जो कि आपका सिलेबस 2016 के हिसाब से पेपर नंबर 19 था। लेकिन अगर सिलेबस 2022 के हिसाब से देखें तो पेपर नंबर 17 है। ये नया वाला बुक है। मैंने पुराने वाले बुक से नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट कराया था और जेनिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट कराया था। तो हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सबसे पहले देखा था, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, कॉस्ट ऑडिट जो है वह एक प्रोसेस है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। जो कॉस्ट रिकॉर्ड होते हैं सारा चीज रिकॉर्ड, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। जो कि ऑब्जेक्टिव होता है किसका, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रिपेयर करने का। तो देखते हैं यहाँ से, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयर एंड presentation of cost record and cost statement is the responsibility of management। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बनाने का, तो मैनेजमेंट का। देयरफॉर कॉस्ट स्टैंडर्ड, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, आर गाइडलाइंस द कंपनीज, कंपनीज को गाइडलाइंस देते हैं टू स्पेसिफाई द कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू वेरियस कॉस्ट एलिमेंट। जो बहुत सारे कॉस्ट एलिमेंट होते हैं उस सबको वेरीफाई स्पेसिफाई करके और अपने अपने जगह जो स्टैंडर्ड दिए हैं उसके हिसाब से लिखें। minimum disclosure requirement and ensure the comparability, consistency and completeness of cost record according to सीमा। कॉस्ट ऑडिट जो होता है उसके बारे में बात करता है सीमा इंस्टीट्यूट के तहत। द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड of adherence to the accounting plan. In other words, cost audit is the verification of the cost of production of any product, service, or activity on the basis of accounts maintained by the enterprises in accordance with the accepted principle of cost accounting। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा आप कि कॉस्ट ऑडिट बोलते किसको है। ठीक है। जो वेरीफाई करता है करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन किया है कॉस्ट रिकॉर्ड उसको वेरिफिकेशन जो करते हैं और उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं उसी को कॉस्ट ऑडिटिंग बोलते हैं। ओके। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो डिफाइन करता है, वह डिफाइन क्या किया कॉस्ट ऑडिट को, ए सिस्टम ऑफ ऑडिट फॉर द रिव्यू, एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अटेंडेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय required to be maintained by a specified industry as maintained the applicable Companies Act and rules framed thereunder। ये वाला पॉइंट याद करके रखिएगा, ये ज्यादा बेहतर है। जो कॉस्ट ऑडिट मतलब अगर पूछेगा कि कॉस्ट ऑडिट का अगर डिफिनेशन लिखने के लिए अगर सीधा क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन पूछ दे तो सीधा लिखिएगा क्या, कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। ये हो गया। कॉस्ट स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड जो होता है उसको भी इंडिपेंडेंट एग्जामिन करते हैं। एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा लगेंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन को एग्जामिन करता है। और जो एग्जामिन करता है उस पर प्रतिक्रिया देता है। तो व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, कैसे देता है, तो जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं उसके हिसाब से कॉस्ट ऑडिटर जो होते हैं वो चेक करते हैं, इस स्टेप ऑफ ऑडिट प्रोसेस का पहले चेक करते हैं। और वह जो लिखा है वह मतलब जो मैनर में फॉलो किया है कि नहीं उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद ए व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑडिटिंग प्रोवाइड करता है क्या, गाइडलाइंस या गाइडेंस टू कॉस्ट ऑडिटर थ्रू ईच स्टेप ऑफ द ऑडिट प्रोसेस विद रिगार्ड द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। उसके बाद हम लोग ने देखा था, कवर किया था ये सब स्कोप क्या क्या है कॉस्ट ऑडिटर का, सो हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद ICMAI, जो उसका नाम के बारे में यहाँ पे नीचे में डिस्कस किया था। जो जेनिस के बारे में बात किया था तो वहां पे देखा था कि 1994 में इंस्टीट्यूट बना था। कब कैसे बना था, तो 1913 जो कंपनीज एक्ट था उसमें लिमिटेड कंपनी बना था। 1959 में जो एस्टैब्लिश किया गया था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट भी बना दिया गया था, उसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट को डाला गया। 2012 में इसका नाम चेंज किया गया जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया किया गया, पहले था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हिस्ट्री क्या है कॉस्ट ऑडिट, क्या था, फर्स्ट टाइम 1965 में कॉस्ट ऑडिट किया गया था। उसके बाद 1965 से 2008 तक 44 इंडस्ट्रीज ही कवर्ड हुआ था कॉस्ट ऑडिट के लिए। 2008 में एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया
जो कि स्टडी किया एग्जिस्टिंग सिस्टम को। उसके बाद 2009 में एक्सपर्ट ग्रुप जो था वह सबमिट किया रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट, उसके पहले वॉलेंट्री था, ठीक है। जो कि आपका 2011 के बाद जो मैंडेटरी फॉलो किया गया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया कॉस्ट ऑडिट, वो बताता है टर्नओवर और नेटवर्क के हिसाब से कि किस कंपनी पे एप्लीकेबल है कॉस्ट ऑडिट और किस पे नहीं है। 2014 में नया कंपनी जो आया था और रूल प्रिस्क्राइब किया था कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो सेक्शन 148 क्या बोलता है? और सेंट्रल गवर्नमेंट empower to central government to specify audit of cost in respect of certain companies as under, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है? नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर। इसका मतलब होता है कि अगर ये लाइन लिख दिया है कहीं पे तो लॉ को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। जब लॉ में कोई चीज दिया हुआ है लेकिन अगर लिख देता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब आगे लॉ में कुछ भी लिखा है लेकिन ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे ये क्या बोलता है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द चैप्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वह स्पेसिफाई करता है, ऑर्डर दिया है कि जो भी मटेरियल का यूटिलाइजेशन का कॉस्ट होगा या लेबर का कॉस्ट होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कीप करेगा एज पर क्लासिफाई क्लासेज ऑफ कंपनीज के हिसाब से। यहाँ पे लिखता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द चैप्टर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। डायरेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है क्या? द पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल या लेबर या अदर आइटम of cost as may be prescribed shall also be included in the books of account kept by the classes of companies। जो कंपनी के हिसाब से बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल या लेबर, ठीक है। provided that central government shall be before issuing such order in respect of any class of companies regulate under the special act concerns the regulatory body constituted or established under the special act। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है आपका? फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला पॉइंट बोलता है सबसेक्शन 1 बोलता है इसका, सेक्शन 148 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि कंपनी में जो कॉस्ट ऑडिट होता है, जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है उसको नेटवर्थ सच क्लास एज टर्नओवर एज में प्रिस्क्राइब्ड शैल बी कंडक्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओपिनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो ओपिनियन देता है द नेसेसरी टू डू ऑर्डर टू डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है उसका ऑडिट करने के लिए किस किस क्लास के कंपनी को, या सिंपल से ऐसे देखेंगे कि किस क्लास के कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। तो ऐसे देख लेते हैं कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सबसेक्शन 2 बोलता है, सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 बोलता है कि कॉस्ट और अकाउंटेंट जो होता है उसको अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। तो ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2 द कंडक्टेड बाय कॉस्ट ऑडिटर। तो जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो कौन कंडक्ट कर सकता है? तो कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है जो कि अपॉइंट किया गया हो, किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। और उसका रिम्यूनरेशन तय किया गया हो किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा। जिसका अपॉइंटमेंट बोर्ड करती है और रिम्यूनरेशन मेंबर्स तय करती है। जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो वही ऑडिट कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 बोलती है shall be conducted the cost accountant in practice who shall be appointed by the board such remuneration as may be determined by the members in such manner as may be prescribed, provided that no person appointed under section 149 as an auditor of the company shall be appointed or conducting audit as cost record। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 में विस्तृत रूप से दिया गया है। अगर कोई पर्सन वहां से नहीं अपॉइंट होता है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ लिखता है प्रोवाइड नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 ऑफ एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट एज कॉस्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे एक और लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर द एक्सप्रेशन ऑडिटर कंडक्ट करता है द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है उसको ध्यान में रखते हुए ऑडिट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है।
4 नंबर आपका बोलता है, पॉइंट 3 कवर हो गया। 4 बोलता है ऑडिट कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडिशन टू ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143। जो सेक्शन 148 में ऑडिट कर रहा है उसको कंडक्टेड इन एडिशन ले सकता है, किसका ऑडिट कंडक्टेड किया गया है सेक्शन 143 में। ठीक है, उसके बाद बात करता है सेक्शन 148 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स। ऑडिटर से जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटी ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल है ऑडिटर पे, उसका बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है द ए कंपनी शैल विद इन 30 डेज, कितना, विद इन 30 डेज, जो डेट होता है रिसिप्ट ऑफ कॉपी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होता है, जो फर्निश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सच रिपोर्ट along with full information and explanation on every reservation and qualification। कंपनी क्या करता है, जब ऑडिट रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर कंपनी को देता है तो कंपनी उसके 30 दिन के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर देती है। The company shall within 30 days from the date of receipt of copy of the cost audit report prepared in pursuance of direction under subsection 2 shall furnish the central government with such report along with the information and explanation on every reservation or qualification contained thereon। नेक्स्ट बात करता है if after considering the cost audit report referred to under this section information and explanation furnished by the company under subsection 6 the central government is opinion and further information and explanation is necessary, it may call the such further information and explanation and the company shall furnish same within such time as may be prescribed by the government। उसके बाद सेक्शन 8 बोलता है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करता है तो पनिशेबल होता है इन मैनर भी प्रोवाइडेड सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 47 के हिसाब से। अगर कॉस्ट ऑडिटर डिफॉल्ट करता है तो उसका पनिशेबल होता है सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 के हिसाब से। ठीक है, सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कंपनी या उसका ऑफिसर डिफॉल्ट करता है तो पनिशेबल होता है, और कॉस्ट ऑडिटर डिफॉल्ट करता है सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 के हिसाब से पनिशेबल होता है कॉस्ट ऑडिटर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो हम लोगों ने कवर किया सेक्शन 148 के हिसाब से, अभी जो कंपनी एक्ट 2013 इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्पेसिफाई करता है ऑडिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। एक में बात किया था हम लोगों ने यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और लेबर के बारे में, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कीप करता है कंपनीज के हिसाब से। दूसरा सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 के बात किया था नेटवर्थ के बारे में, जो कि प्रिस्क्राइब करता है ऑडिट किस किस पे एप्लीकेबल है। सब सेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 148 का कॉस्ट और अकाउंटेंट के बारे में, कि जो ऑडिट करेगा वो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में होना चाहिए, जिसको अपॉइंट करता है बोर्ड और रिम्यूनरेशन तय करती है मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ऑडिट कंडक्ट करेगा उसको सेक्शन 143 के हिसाब से भी देखना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू ऑडिटर के बारे में बात करता है कंपनी। उसके बाद बात करता है कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कॉपी ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 के हिसाब से। उसके बाद बात किया था जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सप्लेनेशन फर्निश करता है कंपनी अंडर सबसेक्शन 6 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन ओपिनियन द फर्दर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी। उसके बाद डिफॉल्ट के बारे में बात करता था, डिफॉल्ट में जो भी पनिशेबल होता है अगर कंपनी या उसका जो ऑफिसर डिफॉल्ट करता है सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 के हिसाब से पनिशेबल होता है, और अगर कॉस्ट ऑडिटर डिफॉल्ट करता है तो सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 से लेकर 5 तक जो कॉस्ट ऑडिटर डिफॉल्ट किया तो उसको पनिशेबल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कॉस्ट ऑडिट हैज बोथ जनरल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कॉस्ट ऑडिट हैज बोथ जनरल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, ट्रू या फॉल्स में हमेशा पूछता है। तो आप हमेशा ये चीज याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो दोनों होता है, जनरल भी होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या बोलता है, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, वेरीफाई करता है किसका, व्यू एस्टेटिंग दैट दिस हैव बीन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड कंपाइल्ड अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड बाय द एंटरप्राइज। वो वेरीफाई किया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो फॉलो कर रहा है इंटरप्राइज, उसका कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वेरीफाई करता है किसका, जो इंटरप्राइज फॉलो कर रहा है या मेंटेन कर रहा है बुक्स को। ठीक है, दूसरा बात करता है इंश्योर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, कि कौन सा प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रूल्स एंड
ड्यूली हेडर्ड। उसके बाद डिटेक्ट करता है एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, वेरीफाई करता है किसका, ईच कॉस्ट यूनिट का, कॉस्ट सेंटर का, कि जो कि प्रॉपरली एसेटेड है कि नहीं। तो क्या करता है, वेरीफाई करता है कॉस्ट, हर कॉस्ट सेंटर का और कॉस्ट यूनिट का, कि उसका जो कॉस्ट आ रहा है वह प्रॉपरली एसेटेड है कि नहीं। उसके बाद डिटरमाइन करता है क्या, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। उसके बाद फैसिलिटेट करता है फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स या सर्विस का प्राइस दे रहा है वो फिक्स है कि नहीं, कैसा चल रहा है, डिटरमाइन करता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। उसके बाद पीरियडिकल रिकॉन्सिलेशन बनाता है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द इंटरप्राइजेज। उसके बाद डिटेक्ट करता है ईरर, जो कि करेक्टनेस ऑफ एबनॉर्मल लॉस या मटेरियल टाइम डिटेक्ट करता है। उसके बाद एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, क्या, बेसिस ऑफ इंटर यूनिट या इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड रिगार्ड द एरिया वेयर परफॉर्मेंस कॉज फॉर इम्प्रूवमेंट। उसके बाद प्रमोट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद हेल्प करता है एंटिटी द मैटर्स ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंटी प्रोटेक्ट प्रॉफिटेरिंग, एग्जांपल जीएसटी, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में बात करता है। तो क्या क्या बात किया, तो वेरीफाई किया कॉस्ट अकाउंटिंग को, इंश्योर किया द प्रोसीजर फॉलो करता है, डिटेक्ट किया एरर ऑफ फ्रॉड, वेरीफाई किया कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट और कॉस्ट सेंटर को डिटरमाइन करता है, एंट्री वैल्यूएशन फैसिलिटेट करता है फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीरियोडिकल रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में होता है, इंश्योर करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, डिटेक्ट करता है एंड करेक्ट करता है नॉर्मल लॉस एंड मटेरियल टाइम, एडवाइस करता है मैनेजमेंट ऑफ बेसिक ऑफ इंटर यूनिट इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, प्रमोट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर ऑफ द डायरेक्टर, हेल्पिंग द एंटिटी मैटर्स ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंटी प्रॉफिट एडिंग जीएसटी, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म। जमा एग्जांपल में फार्मा इंडस्ट्री इन द पास्ट, फार्मा इंडस्ट्री क्या बोलता है कि लास्ट ईयर से क्या चल रहा है उसको प्राइस कंट्रोल करने के लिए, कि लास्ट ईयर से क्या प्राइस चल रहा है उसको देखते हुए आगे तय करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह जनरल होता है या सोशल होता है, ट्रू या फॉल्स में पूछे तो बोथ होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट है बोथ जनरल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, और जनरल ऑब्जेक्टिव और लिखने के लिए आ जाए तो सिंपल सी बात है, ज्यादा ध्यान मतलब कंसंट्रेट कीजिएगा खुद के ऊपर और सोचिएगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो वेरीफाई करता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या क्या वेरीफाई करता है, जो कि वह अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, कौन सा इंटरप्राइज फॉलो करता है, उसके बाद कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करता है, वह एरर या फ्रॉड डिटेक्ट करता है कि नहीं, वेरीफाई करता है कॉस्ट यूनिट डिटरमाइन करता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फैसिलिटेट फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, फिजिकल रिकॉन्सिलेशन बनाता है, किस लिए बनाता है, तो वेरीफाई करने के लिए कॉस्ट अकाउंट में और फाइनेंशियल अकाउंट में इंश्योर करता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, ह्यूमन और फिजिकल जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, डिटेक्ट करता है करेक्टनेस ऑफ एबनॉर्मल लॉस या मटेरियल टाइम, एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, प्रमोट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, हेल्प करता है एंटिटी को, क्या, कि एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना लगाएगा, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, एंटी प्रॉफिट एडिंग, एग्जांपल जीएसटी, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, सबके बारे में बात करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या करता है, हम लोगों ने जनरल ऑब्जेक्टिव देखा, आप सोशल ऑब्जेक्टिव, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में देखते हैं वेरीफाई करता है वेदर द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड जस्टिफाई एज पर द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, जस्टिफाई करता है उसका प्रोडक्ट, वेरीफाई करता है, वेरीफाई द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड जस्टिफाई द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस चेक करता है, रिमूव करता है डिस्पैरिटी एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो प्रोडक्ट का प्राइस और सर्विस है वह देखता है कि कितना है, वो मतलब सोशल मतलब समाज को हमेशा ध्यान में रख के नहीं बिजनेस करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी तो एथिक्स में भी आपको सामाजिक के बारे में पढ़ाता है, तो वह वही यहाँ पे सेम टू सेम लिख सकते हैं कि वेरीफाई करता है प्राइस जो प्रोडक्ट का वो जस्टिफाइड है कि नहीं, जो भी डिस्पैरिटी मेंटेन हो रहा है उसको ठीक करता है, लुक करता है कि नो कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमी इनबैलेंस तो नहीं ना हो रहा है प्रोडक्ट या सर्विस का, जो मतलब कि प्रोडक्ट का अगर 10 रुपया कॉस्ट है लेकिन आप 20 रुपया चार्ज करें तो ऐसा भी तो नहीं है ना। फैसिलेट करता है ग्लोबल मार्केट में किसी भी कॉस्ट को कितना है और कंपटीशन के हिसाब से ही, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कम्पिटेटिव का जमाना है ना, तो जो भी प्राइस रखेगा अगर हम ज्यादा रख देंगे तो चलेगा ही नहीं, फिर इंश्योर करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ऊपर तक कवर कर लिया था ऑब्जेक्टिव तक, अब यूटिलिटी या एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट का बात करेंगे, ठीक है। तो यूटिलिटी एंड एडवांटेज में क्या बोलते हैं, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को फॉलो करता है,
तो उसके लिए जो कंज्यूमर होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, और प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करता है। तो यह बोलता है कि इन द इनिशियल ईयर्स कॉस्ट ऑडिट वाज टेकन merely द टूल ऑफ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर द कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव जो था कॉस्ट ऑडिट का, मेन स्ट्रेचुअली इंट्रोड्यूस अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से was the meet the government requirement and regulation of administrated price mechanism of some core industries के बारे में। ये कुछ गिने चुने इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा था कि प्राइस मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, कैसे, और डिमांड और सप्लाई ऑफ द कंट्री का कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा था। उसके बाद लिबरलाइजेशन आया, जो कि 1991 के बाद करता था। इकोनॉमी एंड कॉन्सिक्वेंशियल ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फर्दर इनहेंस द नीड और ऑथेंटिक डाटा। द एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म किया, तो जब उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म किया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और स्टडी किया कॉस्ट ऑफ सिनेरियो इन द कंट्री, हाईलाइट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो क्या क्या बेनिफिट्स आया उसके बारे में बात करता है। तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो होता है वह इनेबल किया ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और अंडरस्टैंड किया और कम्युनिकेट किया विद द स्टेक होल्डर के साथ। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इनेबल किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्ट अंडरस्टैंड एंड यूज द कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर। उसके बाद दूसरा बात करता है कॉस्टिंग के बारे में कि कॉस्टिंग जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जो एसेस करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स वैल्यू के बारे में, ठीक है। और यह ट्रांसफॉर्म करता है क्या, इनपुट और आउटपुट के बारे में। It contributes to the data input or economy level parameter like resources, efficiency, waste management, resource allocation policies। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है कॉस्टिंग जो में इंक्लूड होता है क्या, प्रोडक्ट प्रोसेस रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कवर करता है फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वैल्यू चेन। जो डी बोलता है गुड प्रैक्टिस के बारे में बात करता है कि गुड प्रैक्टिस इन कॉस्टिंग में क्या होना चाहिए जो सपोर्ट करेगा जो रेगुलर एंड नॉन रूटीन डिसीजन के लिए। तो मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट। कस्टमर का कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट किस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, असाइन करता है जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो कि रिसोर्स है, रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूव करके बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए गाइड करता है प्रोडक्ट मिक्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बात करता है वर्किंग फॉर ए कॉमन डाटा सोर्स के बारे में, जो कि सिंगल सेट ऑफ सोर्स होता है। आल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट आउटपुट रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट ऑडियंस आर रिकॉन्सिलेबल विद ईच अदर। इंटीग्रेटिंग डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेट करता है डाटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, की हेल्प करता है प्रोवाइड यूजफुल कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली एज वेल एज रिड्यूसिंग सोर्स डाटा मैनिपुलेटिंग। एज पर इंटरनेशनल फेडरेशन के बात करता है कि कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है इंटरनेशनल आईएफएससी का अगर फुल फॉर्म कभी पूछे तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। क्या होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जो कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है सर्टेन वेदर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर सो मेंटेन्ड एज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑडिट कैन बी यूज्ड टू द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट कंज्यूमर एंड शेयर होल्डर्स। कॉस्ट ऑडिट जो होता है यूज किया जाता है किसके लिए, बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओह सॉरी। देयरफॉर द कॉस्ट ऑडिट जो कि यूज किया जाता है बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट कंज्यूमर एंड शेयर होल्डर, ठीक है। ये हेल्प करता है क्या, हेल्प टू आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि क्या क्या वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करने में कॉस्ट अकाउंट जो सिस्टम है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का उसमें क्या वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हेल्प करता है क्या, ड्राइव डाउन कॉस्ट टू डिटेक्टिंग वेस्टेज, जो वेस्टेज होते हैं इनइफेक्टिवनेस होता है इनएफिशिएंसी उसको डिटेक्ट करने में कॉस्ट ऑडिट आर आल्सो ऑफ असिस्टेंस टू गवर्नमेंट्स इन हेल्पिंग द फॉर्मुलेट ट्रैफिक एंड टैक्सेशन पॉलिसी को। जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो क्या हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है वीकनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या कौन सा वीकनेस है, उसके बाद डिटेक्ट करता है वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसीज को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है, अगर पुराना वाला आपका बुक होता सिलेबस 2016 के हिसाब से, तो यहाँ पे एक नया टॉपिक दिया हुआ था इसके बीच में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जो कि
सेक्शन 148 से सेक्शन 148 के बीच का मतलब बताता था कि क्या क्या अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करता है कि कौन कौन एलिजिबल है कॉस्ट ऑडिट अपॉइंटमेंट के लिए, जो एज ए कॉस्ट ऑडिटर। अभी वो हटा दिया है यहाँ पे। अब बात करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वह एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है जो डिजाइन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वह सेट करता है स्टैंडर्ड जो कि डिजाइन किया गया है यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में। जो भी कॉस्ट का डाटा रिकॉर्ड होता है उसमें यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मतलब समानता और एक जैसा दिखने के लिए कॉस्ट का प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल जनरेट किया गया है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये इशू कौन करता है इसके बारे में देखते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है द नीड ऑफ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड मेजर द कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर टू प्रोवाइड गाइडेंस। जो आईसीएआई है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या आईसीएमएआई आप बोल सकते हैं, वह गाइडलाइंस इशू करता है मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर के लिए जो यूजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी, रेगुलेटरी रिसर्च एजेंसी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि CASB बनाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेट द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका क्या क्या स्टैंडर्ड्स में आते हैं सो देख लेते हैं। यह प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मेजर कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर है तो उसको जो कॉस्ट का मेजरमेंट होगा उसके लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। यह इंटीग्रेट, हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज करता है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस को। यह प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू यूजर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स और सर्विस। अराइव at the basis of computing of cost of product, activity or service where required by legal or regulatory bodies। इनेबल करता है प्रैक्टिसिंग मेंबर्स टू मेक यूज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द अटेस्टेशन ऑफ जनरल पर्पस कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या हुआ, इनेबल करता है प्रैक्टिसिंग मेंबर को कि यूज करो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू जनरल पर्पस कॉस्ट स्टेटमेंट। असिस्ट करता है क्लियर एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलेटेड इशूज ऑफ वेरियस यूजर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडीज, रेगुलेटर्स, रिसर्च एजेंसी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो क्या क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वह सेट करता है स्टैंडर्ड टू डिजाइन जो कि यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए किया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, CASB जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वह एक गाइडलाइंस इशू करता है जो कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है जो कि सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह जो कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा वह एक स्ट्रक्चर्ड बेस में करेगा। जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है प्रोवाइड कर या देता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मेजर करने के लिए कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सर्विस इंडस्ट्री के लिए इंटीग्रेट कर हार्मोनाइज या स्टैंडर्डाइज कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू यूजर को। उसके बाद डिराइव करता है बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का कॉस्ट को वेरीफाई, जो कॉस्ट बना लगा है किसी प्रोडक्ट को उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए वहां तक जाने के लिए आपको सहायता करता है, ठीक है। इनेबल प्रैक्टिसिंग मेंबर, जो प्रैक्टिसिंग मेंबर होता है उसको इनेबल टू मेक द यूज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन अटेस्टेशन ऑफ जनरल पर्पस कॉस्ट स्टेटमेंट। उसके बाद असिस्ट करता है क्लियर एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलेटेड इश्यूज ऑफ वेरियस यूजर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी, रेगुलेटर्स, रिसर्च एजेंसी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हम लोगों ने 5 चीज कवर किया, क्या क्या कवर किया, नेचर एंड स्कोप के बारे में बात किए, उसके बाद जेनिसिस के बारे में बात किए, उसके बाद हिस्ट्री इसी में बात किए, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट ऑडिट का, जनरल पर्पस या स्पेशल पर्पस दोनों होता है। इसमें सेक्शन जेनिस में सेक्शन 148 के बारे में भी बात किए थे। उसके बाद यूटिलिटी एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सॉरी, तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो MCQ दिया हुआ है सो करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 हम लोगों का बात करता है, जो MCQ दिया है उसको MCQ करेंगे, ट्रू और फॉल्स दे रखा है और ट्रू और फॉल्स देखेंगे।
जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 एज एमेंडेड। तो कल हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसका क्वेश्चन से जो चैप्टर 1 का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।